Hello everyone, welcome to this masterclass of thermodynamics. In today's lecture, we are going to discuss second of thermodynamics and the concept of entropy. I am Chaitanya Rastogi from Vidya Mandir classes and we are in association with Doubtnut. तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें फर्स्ट लॉ पता है और फर्स्ट लॉ को एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि अगर हम सिस्टम को कोई भी हीट सप्लाई करते हैं तो जो हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की है वो हमारे पास दो फॉर्म में स्टोर होगी, या तो वो हमें कुछ वर्क करके देगी या फिर हमारे पास इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी और कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो बताता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसके बाद ये सारी बातें हम लोग वर्क की बात सब लोग जानते हैं, ये सब कर चुके थे। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए कार्नोट ने हीट इंजन साइकिल बनाई। कार्नोट ने बनाई, एक पीवी कार बनाया और ये प्रूव किया कि साइकिल प्रोसेस में जो एफिशिएंसी है कैन नेवर बी इक्वल टू 1। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। उन्होंने बताया कि एफिशिएंसी किसी भी प्रोसेस की 1 नहीं हो सकती है। तो कार्नोट ने क्या किया, एक पीवी साइकिल बनाई। वी आर नॉट गोइंग टू solve this, but I can draw this for you। एक पीवी साइकिल बनाई, ABCD एक साइकिल बनाई थी जिसमें ये प्रोसेस आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। तो यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देते हैं और यहाँ पे भी एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो उन्हें लगा कि कार्नोट को लगा कि अगर हम भाई एक प्रोसेस ए स्टेप से शुरू करके बी सी डी होते हुए ए पे वापस आ रहे हैं तो एफिशिएंसी शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सारे प्रोसेस रिवर्सिबल रखे हैं और हम लोगों ने जो प्रोसेस किया उन्हीं को रिवर्ट किया। बट द व्हाट कार्नोट फाइंड आउट कि द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन the efficiency eta is equals to 1 minus T1 by T2, where T2 is greater than T1। तो हमने मान लिया कुछ ये टेम्परेचर यहाँ पे आइसोथर्मल टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ P1 V1 ले लेते हैं, इसके कुछ P2 V2 ले लेते हैं, ये P3 V3 ले लेते हैं और ये P4 V4 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। अब एफिशिएंसी अगर प्रोसेस की लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही है जो हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग किसी से भी 100 कोई भी प्रोसेस या कोई भी वर्क या कोई भी काम हम करें वो 100% सही नहीं हो सकता। देयर शुड बी सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। यानी कि फर्स्ट लॉ जो कह रहा था कि सारी की सारी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, वो कार्नोट ने कहा नहीं, जितनी हमने वर्क किया है वो एफिशिएंसी उसकी 1 नहीं आ रही है। अब एफिशिएंसी 1 नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है।
अब एनर्जी कहीं ना कहीं और जा रही है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं और जाने का मतलब क्या है? एनर्जी कहीं ना कहीं और जाने का मतलब ये है कि किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, जो हमें वर्क में या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। और इन्हीं डिस्क्रिपेंसीज को हटाने के लिए हमारे पास आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो भाई डाल लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए पहले फर्स्ट लॉ की एक बात लिख लेते हैं। द एसेंस ऑफ फर्स्ट लॉ is that the essence of first law is that all the physical all the physical and chemical all the physical chemical and chemical process take place in such a way that the total energy of the universe the total energy of the universe is constant या remains constant। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्लो की, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, वहीं जाना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट लॉ के पास इसका कोई आंसर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे लिख लेते हैं। बट इट इज ऑब्जर्व that all process have a natural direction of spontaneity। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि फ्लो। स्पॉन्टेनिटी और फ्लो लिख सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें स्पॉन्टेनिटी में दिक्कत हो रही है शब्द में, तो फ्लो मतलब कि किधर साइड जाएगी डायरेक्शन, इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि उधर ही साइड डायरेक्शन जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है या कोई भी प्रोसेस ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई जवाब फर्स्ट लॉ के पास नहीं था। द फर्स्ट लॉ फेल्स टू आंसर दिस। फेल्स टू आंसर दिस। फर्स्ट लॉ के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दी। हम लोग दो स्टेटमेंट देखेंगे, एक तो केल्विन स्टेटमेंट और एक देख लेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हम लोग पहले देखते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लॉसियस ने क्या कहा? क्लॉसियस ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं जिसका केवल रिजल्ट ये हो कि वो ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ टेम्परेचर का फ्लो करा दे। लिख लेते हैं। नो प्रोसेस is possible no process is possible whose sole result whose sole result is the transfer of energy, the transfer of heat from a body from a body
at lower temperature to a body at higher temperature to a body at higher temperature. मतलब कह रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं जिसमें हम कोल्ड बॉडी से हाई हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर कर दे। नेचुरल फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? हॉट टू कोल्ड होता है, लेकिन प्रोसेस कह रहा है कोई ऐसा तरीका नहीं कोल्ड से हॉट कर दें और हीट का फ्लो, केवल हीट ही फ्लो और कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक, ऐसा काम हम लोग अगर कोई कहे कि हम ऐसा काम रेफ्रिजरेटर में करते हैं सर, तो बिल्कुल भी रेफ्रिजरेटर में हम लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन इन रेफ्रिजरेटर होता क्या है? इन रेफ्रिजरेटर heat flows from cold to hot, but only when, कब ऐसा होता है? When forced by an external agent, जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं, जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर में ऐसा होता है, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। कंप्रेसर की वजह से ये हो रहा है कि कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफर हो पा रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, अभी हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और इन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। पहले सेकंड स्टेटमेंट लिख देते हैं, केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केल्विन स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज possible in which the sole result is the absorption of heat from a reservoir and its complete conversion into work. Complete conversion into work. अब ये कह रहा है, केल्विन क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो केवल हीट एब्जॉर्ब करे और सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे। देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तुमने वीडियो देखा और तुम्हें सारी बात समझ में आ गई। दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, देन इट इज पॉसिबल। अदरवाइज कार्नोट की बात सही हो जाएगी कि मैंने पढ़ाया और तुम्हें समझ में आ गया सारा एक बार में, तो हम कहेंगे कि एफिशिएंसी हमारे प्रोसेस की क्या है, वन विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अगर रिटेंशन पावर 70-80% आ रही, दैट इज क्वाइट गुड। ठीक है, तो 70-80% एक बार में समझ में आता है, फिर दोबारा प्रोसेस करते हैं। 100% अचीव ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, 100% हम कर सकते हैं, लेकिन इन नॉट इन वन गो, वी हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स। एक दो बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब होता है। तो केल्विन भी यही कह रहा है कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसमें हम केवल रिजर्वायर से क्या निकाल लें, हीट ले और उसे सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दें। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने मान लो यहाँ पर रिजर्वायर ले लिया, यहाँ पर हमने रिजर्वायर लिया और इससे रिजर्वायर से हमने हीट विड्रॉ की और इसे कन्वर्ट कर दिया टोटल वर्क में। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी वो कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जरूर जाएगी। सिंक मीन्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सम वेस्टेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी देयर, कि कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जरूर चली जाएगी। सिंक हम लोग इसीलिए सिंक को सिंक कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो वेस्ट चीज होती है वो हम फेंक देते हैं।
तो रिजर्वायर से एनर्जी लेने पे, हीट लेने पे कुछ ना कुछ एनर्जी सिंक में जाएगी और कुछ कन्वर्ट होगी वर्क में। तो ये जो एनर्जी जो सिंक में जा रही है, दिस इज नॉन यूजफुल एनर्जी। द एनर्जी दैट कम्स टू सिंक इज नॉन यूजफुल एनर्जी। वो एनर्जी कैसी है? नॉन यूजफुल एनर्जी है, वो यूज नहीं करी जा सकती। ठीक। अब जो एनर्जी यूज नहीं की जा सकती उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? एंट्रोपी टर्म की। एंट्रोपी को हम एक्सप्लेन करेंगे और एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एंट्रोपी लिख लेते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी, पहले एंट्रोपी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझ लेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ thermodynamic property. It is a thermodynamic property that can be used to determine the energy unavailable for doing useful work। मतलब वो एनर्जी जो अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल मतलब जो सिंक में चली गई, उस एनर्जी को हमें बताने के लिए कि वो कितनी एनर्जी गई है, हमने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी वो एनर्जी है जो अनअवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है। उसे लिख लेते हैं ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t, where ds is entropy, where ds is change in entropy, ds is change in entropy, change in entropy। अगर हम फिजिकली एंट्रोपी को समझना चाहें, if we want to understand entropy physically, then we must say कि entropy is simply the degree of randomness, कि कितना रैंडमाइज हो रहा है। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। सपोज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट वेयर ऑल आर डूइंग रैंडम वर्क, देन द टीचर कम्स, है ना, टीचर आया और उसने क्या किया? पहले बच्चों को शांत किया। तो उस शांत करने में जो एनर्जी लग गई बच्चों को, जो एक साथ बैठाने में, एंट्रोपी को ऑर्डर में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगी, वो यूजफुल वर्क नहीं है। वो यूजफुल नहीं है। वो यूजफुल क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कुछ लर्निंग तो हुई नहीं। तो वो कैसे है? वो एनर्जी तो थी, लेकिन दैट इज नॉट यूजफुल। दैट मींस स्पेंट इन द एंट्रोपी। एंट्रोपी को ऑर्गेनाइज करने में लग गई है। सारे सिस्टम के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए एंट्रोपी को हम नॉन यूजफुल एनर्जी कहते हैं, यूजफुल एनर्जी नहीं कहते हैं। ठीक। तो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ entropy of a system the value of entropy of a system of atoms and molecules in a thermodynamic system in a thermodynamic system is a measure of disorder. Disorder means randomness of the disorderness or the randomness in the in the arrangement of particles। ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस।
In simple terms, we can say कि entropy is the measure of randomness. Greater the entropy, greater will be the randomness. Letting greater the randomness, greater the disorder or randomness, greater will be entropy. Greater will be the entropy. तो entropy जितना randomness ज़्यादा होगा उतनी entropy ज़्यादा होगी. ठीक है. तो अब बात करते हैं prediction of sign of deltas. Prediction of sign of deltas. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. तो नंबर 1 लिख लेते हैं. Change in entropy with change in temperature at constant volume. Change in entropy with change in temperature at constant volume. Constant volume पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये सोचो कांस्टेंट वॉल्यूम में एक बॉक्स है जिसके अंदर गैसेस फिल्ड है. हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर यानी कि बॉक्स पे अब हमने हीट करना शुरू कर दिया. अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी या कम होगी? तो हम कहेंगे कि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी. डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी. हम यही तो कहेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ाने से कम तो हो नहीं सकती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हुई है? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ी है. तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ी तो डिसऑर्डरनेस भी बढ़ी. तो हम कह सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, as the temperature increases, the kinetic energy of the molecule also increases. Of the particles also increases. The kinetic energy of the particles also increases, which in turn increases the randomness. So the entropy will increase. Entropy बढ़ेगी तो delta S will be more if the temperature is increasing. टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस कैसा होगा? ज्यादा होगा. नंबर 2. तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से की वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे. चेंज इन एंट्रोपी with change in volume at constant temperature. अब की बार टेम्परेचर को हमने क्या रखा? कांस्टेंट रखा और एंट्रोपी चेंज देखना. तो अगर हमने ये कहा कि टेम्परेचर में कैसे रखना है? कांस्टेंट रखना है. तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है. लेकिन हमने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्पेस बढ़ा दिया, यानी कि पिस्टन्स हमने ऊपर लिफ्ट कर दिया. पिस्टन को जब ऊपर लिफ्ट किया हमने तो हुआ क्या कि जितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में पहले थे उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में.
तो परमिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने की वजह से अब रैंडमनेस बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा स्पेस है. थिंक अबाउट दिस कि इफ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल रूम और अ बिग रूम, वेयर कैन यू means explore the room more, or I can say where you will be feeling more randomness. You can do randomize. You means you can be randomized in bigger space or a smaller space. You must say that the bigger space I will be more random. I can throw things here and there. ठीक है. तो जब बड़ी जगह होगी तो हम लोग क्या होंगे, हमारी रैंडमनेस बढ़ जाएगी. अगर हम कंफाइन कर दिया जाए छोटी जगह में तो हमें क्या होगा, हमारी रैंडमनेस कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे रैंडमनेस भी बढ़ेगी. तो इस बात को भी देख लेते हैं. As the volume increases, the randomness also increases. Randomness also increases. Randomness also increases. This is because on increasing volume, on increasing volume, the particle have more space to roam about, to move. लिख लेते हैं. ठीक. तो डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे भी सिस्टम ही है, एंट्रोपी में हम सिस्टम की लिखा. सिस्टम डेल्टा एच बढ़ेगी एज वॉल्यूम इंक्रीजेस. जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे डेल्टा एच भी चेंज होगी. ठीक. अब लिखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज. फेज के हिसाब से कैसे एंट्रोपी चेंज हो रही है, हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है. तो नंबर थर्ड इज entropy change for phase change. Entropy change for phase change. तो entropy change for phase change क्या होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की होगी. क्योंकि हम जानते हैं गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी और सॉलिड्स की सबसे कम होगी. और सॉलिड्स की सबसे कम होगी. तो हम लिख लेते हैं S of solid, entropy of solid is lesser than entropy of liquids is lesser than entropy of gases. ठीक है. तो सॉलिड की एंट्रोपी कम है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की. अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक. एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में कैसे एंट्रोपी चेंज करेंगे, तो इसमें हमें डेल्टा एस निकालना है. ठीक है. अब अगर रिएक्शन में केवल सॉलिड और लिक्विड ही इन्वॉल्व है तो एंट्रोपी चेंज खास मैटर नहीं करता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स की एंट्रोपी बहुत कम होती है खुद की, तो चेंज भी बहुत कम ऑब्जर्व होगा. तो लिख लेते हैं इस बात को कि एंट्रोपी चेंज the entropy change for a chemical reaction the entropy change for a chemical reaction involving only solids or liquids is very small. is very small. ठीक है. सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन हम ये जानते हैं कि सॉलिड में अगर कंपेयर करें तो जैसे अगर हम लिखें ग्रेफाइट की एंट्रोपी लिखें और सी ग्रेफाइट ले लें और सी डायमंड ले लें. सी ग्रेफाइट ले लिया और सी डायमंड ले लिया तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो हम बताएंगे ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होगी. चेंज इन एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द
पाई स्टैकिंग एंड द स्लिपरी नेचर ऑफ द लेयर्स। स्लिपरी नेचर ऑफ द लेयर्स के बीच की वजह से जो ग्रेफाइट की एंट्रोपी होगी वो रिलेटिवली ज्यादा होगी किससे, डायमंड से। अब आगे बात करते हैं, जब इसका तो ये पार्ट हो गया कि जब यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉलिड और लिक्विड आ रहे थे। अब बी पार्ट कर लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस, जिन रिएक्शंस में गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे वी विल चेक द साइन ऑफ डेल्टा एन जी। वी विल चेक द साइन ऑफ delta ng. Delta ng is what? Delta ng is sum of number of gaseous moles of product minus sum of number of gaseous moles of reactants। ठीक, तो डेल्टा एन जी का अगर साइन ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द प्रोडक्ट साइड इज मोर रादर देन इन द रिएक्टेंट, तो उस टाइम पे क्या हुआ है, डेल्टा एस कैसे हुई, एंट्रोपी बढ़ गई क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़े। तो जैसे अगर हम लिख दें कि PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो PCl3 गैस और Cl2 गैस बन रहा है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। और इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स 1 है और राइट साइड में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स 2 है, तो 2 होने की वजह से एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। फिर लिख लेते हैं डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, तो उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन अगर हम लिखे तो लिख लेते हैं जैसे N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस ऑन रिएक्शन गिव्स अमोनिया गैस। ये हेबर्स प्रोसेस है। और इसके लिए अगर हम डेल्टा एन जी की बात करें तो इसके लिए डेल्टा एन जी कैसा है, लेस देन जीरो है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 4 थे और राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 ही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस होता है कि डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो तो हम ऐसा लगता है कि हम लिख देंगे डेल्टा एस भी इक्वल्स टू जीरो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं कि डेल्टा एन जी जीरो होने पे डेल्टा एस जीरो नहीं होता है। तो हम किन बातों पे देखेंगे, तो ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे लिख लें H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, सब कुछ गैस फेज में ले लेते हैं, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। तो ऐसे केसेस में अब हम क्या चेक करेंगे, ये हमें देखना है कि एंट्रोपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे केसेस के लिए। तो अगला पॉइंट लिखते हैं कि जब हमें डेल्टा एन जी जीरो आ जाता है देन वी चेक एटॉमिसिटी। तो लिख लेते हैं एज एटॉमिसिटी increases, the randomness increases, and therefore delta S also increases. Delta S also increases. Delta S also increases. So S of NO2 is greater than
एस ऑफ NO, क्योंकि NO2 की क्या होगी, एटॉमिसिटी ज्यादा है, एटॉमिसिटी ज्यादा होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, इसीलिए रैंडमनेस भी बढ़ जाती है। देख लेते हैं, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडमनेस। तो अगर हम देखें CH4 और हम लोग ये देख पाएंगे कि C2H6 में किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, C2H6 की एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि C2H6 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। अब ऐसा हो जाए कि एटॉमिसिटी भी सेम हो, अरे भाई कुछ भी सेम हो सकता है, तुमने क्या मान लिया इस बारी कि एटॉमिसिटी भी सेम है। जब एटॉमिसिटी भी सेम है, उस टाइम पे हम एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो लिख लेता हूँ, फॉर द मॉलिक्यूल्स having same atomicity, same atomicity, entropy will be more for the substances having more molecular mass, having more molecular mass, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मास ज्यादा होने से एंट्रोपी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो दिमाग में चलता है कि मोशन में स्लो होगा, मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी कम हो पाई, क्योंकि मास को मूव करना मुश्किल काम है। लेकिन ध्यान रखो कि जब मास ज्यादा होगा तो उसकी वैन डेर वाल्स रेडियस भी ज्यादा होगी और ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में देखें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में अगर हम देखें एंट्रोपी को, एंट्रोपी ऑफ क्लोरीन विल बी मोर, एंट्रोपी ऑफ क्लोरीन विल बी मोर। तो ये हमने सारे क्राइटेरिया देख लिए कि एंट्रोपी किस किस रिएक्शन के, मतलब किस किस कंडीशन पे डिपेंड करी और कैसे कैसे वेरी कर रही है, किसकी कम किसकी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं प्रोसेस में एंट्रोपी की, और प्रोसेस में एंट्रोपी प्रोसेस दो तरह का हो सकता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, और ऐसे प्रोसेस में क्या कहते हैं, जो सराउंडिंग्स होती हैं वो हमेशा सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में रहती हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग और सिस्टम हमेशा कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इसे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, in an irreversible process, the entropy of the universe, the entropy of the universe always increases, but it remains constant for reversible, remains constant for the reversible process। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी उस टाइम पे कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि अगर प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी हमेशा पूरे यूनिवर्स की बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स में जो नेचुरल फिनोमेना है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल ही होते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। पहले तो ये बात हमेशा ट्रू है। अब लिखते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या करें कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी इस तरह से चेंज हुई कि दोनों के साथ हमेशा जीरो रहा, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कैसी रही, चेंज इन एंट्रोपी। जीरो का मतलब है कि एंट्रोपी कैसी हुई, कांस्टेंट हो गई। एंट्रोपी कैसे हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उस टाइम पे ये ग्रेटर देन जीरो आती है, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा बढ़ता है और इसीलिए यूनिवर्स एक्सपेंड करता है रहा, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इन जनरल लिखें फॉर एनी प्रोसेस any type of process, either it is reversible or irreversible, so delta S system plus delta S surrounding is always greater than or equal to 0। तो हम ये एक लाइन में पूरी बात लिख सकते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल है, और ग्रेटर देन 0 तब होगा जब प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। जब प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी में क्या करें, हम लोगों ने लिखा था ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई t, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम निकाल रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से के लिए निकालना है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग लिख सकते हैं dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू du प्लस pdv। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा du प्लस pdv बाई t। हम लोग du को लिख देंगे ncv dt और p को लिख देंगे nRT बाई v। तो ये हो गया ds इज इक्वल टू हो गया ncv dt अपॉन t प्लस nr अपॉन dv, nr इंटू dv अपॉन v। इंटीग्रेट कर देते हैं s1 से s2, इसे करते हैं t1 से t2 और इसे कर देते हैं v1 से v2। तो ये आ जाएगा ncv ln t2 बाई t1 प्लस nr ln v2 बाई v1, ये आ जाएगा डेल्टा s। तो ये डेल्टा एस सिस्टम आ गया। ये डेल्टा एस क्या आ गया, सिस्टम आ गया हमारे पास में। ये डेल्टा एस सिस्टम आ गया हमारे पास में। तो अगर हम इसे सीपी के टर्म में लिखना चाहें यानी प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन
P1 by P2 लिख सकते हैं, ln P2 by P1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एक करके केस दे देते हैं सारे प्रोसेसेस के। लिख लेते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा, तो डेल्टा सिस्टम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NR ln V2 by V1 आ जाएगी। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस for reversible process delta S system will be equals to minus of delta S surrounding। तो डेल्टा सिस्टम हम निकाल चुके, डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा। और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी क्यू सराउंडिंग बाय टी। और ये सिस्टम का हमेशा सेम ही आएगा, चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज सेम आता है, केवल सराउंडिंग का ही चेंज होता है। ठीक, नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2 इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। तो डेल्टा सिस्टम किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा सिस्टम आ जाएगा NCV ln T2 by T1 which is equal to minus of delta S surrounding for reversible process, for reversible process, reversible process के लिए माइनस डेल्टा सराउंडिंग के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा सराउंडिंग फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी Q सराउंडिंग बाय T, ये हो जाएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम की एंट्रोपी सेम रहती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। थर्ड इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू NCP ln, सेकंड वाला फॉर्मूला रख देंगे तो P1 T2 by T1 which is equal to minus of delta S surrounding for reversible process, और delta S surrounding will be equal to Q surrounding by T for irreversible process, for irreversible process। अब बात करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट प्रोसेस। फोर्थ एंड द लास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 for reversible process, for irreversible process और डेल्टा सिस्टम will be equal to 0 for reversible process और डेल्टा S surrounding will be equal to Q surrounding by T for irreversible process, for irreversible process। तो हम लोगों ने ये बड़े ही आराम से सारे फॉर्मूलाज लिख के देख लिए। ये एडियाबैटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडियाबैटिक में डेल्टा एस सिस्टम जो होता है इरिवर्सिबल के लिए वो ये फॉर्मूला पूरा यूज होता है
क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस दिमाग में आते ही सबसे पहले लोग क्या करते हैं, क्यू को जीरो रखते हैं, और क्यू को जीरो रखेंगे तो हमें लगता है कि टीएस भी जीरो हो जाएगा, लेकिन वो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी और कभी नहीं भूलनी होगी। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, सेकंड लॉ देखा और एंट्रोपी के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस देखे। एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा। तो हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, लेकिन कार्नोट ने हीट इंजन साइकिल में ये बता दिया कि जो एफिशिएंसी है वो कैन नेवर बी इक्वल टू 1, एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1, एफिशिएंसी 1 नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें सेकंड लॉ लाना पड़ा। और सेकंड लॉ में ये कहा कि एनर्जी को, सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोल्ड चीज से हॉट चीज की तरफ, किसी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर राइज मतलब हीट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि एनर्जी का लॉस होना कंपलसरी है। और वो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो बेसिकली सिंक में जा रही है एनर्जी, और उस एनर्जी को हम नॉन यूजफुल एनर्जी कहेंगे, व्हिच इज टर्म्ड एज एंट्रोपी इन आवर सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स। तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी होगी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो एंट्रोपी किसका मेजर है, एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस का मेजर है, एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या मेजर कर रही है, रैंडमनेस मेजर कर रही है, तो ग्रेटर द एंट्रोपी ग्रेटर विल बी द रैंडमनेस। फिर हमने डेल्टा एस के साइन निकालने की कोशिश की, तो हमने कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। फिर हमने रिवर्स किया, हमने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर कर लिया और वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब कांस्टेंट टेम्परेचर करके वॉल्यूम बढ़ाया तो हमने देखा कि डेल्टा सिस्टम भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल्स कंफाइंड है, तो ज्यादा वॉल्यूम में उनके रैंडमाइज होने की टेंडेंसी उनकी थोड़ी सी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू व्हेन दे आर इन लेस वॉल्यूम। फिर फेज चेंज के लिए लिखा कि सॉलिड लिक्विड गैस, हम जानते हैं गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी। केमिकल रिएक्शंस के लिए जब एंट्रोपी लिखी, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए सॉलिड लिक्विड में फिक्स होगी एंट्रोपी, चेंज नहीं होगा, ना के बराबर होगा, या ग्रेफाइट अगर होगा तो भी बहुत कम होगा, उसे माइन्यूट छोड़ देंगे। और जब रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होगी, तो उस टाइम पे हम डेल्टा एनजी की बात करेंगे। डेल्टा एनजी इज सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 तो लेस देन 0 होगी, लेकिन 0 हो गई तो 0 नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो फिर उस केस में देखेंगे एटॉमिसिटी, जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ फ्रीडम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी उसकी रैंडमनेस भी ज्यादा होगी। ठीक, फिर अगर से एटॉमिसिटी सेम है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, एटॉमिसिटी से के केस में हम लोग मॉलिक्यूल का मास देखते हैं, और हम लोग लिखते हैं सिस्टम का सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। फिर हम लोगों ने क्या किया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया, और वेरियस प्रोसेसेस के लिए हम लोगों ने एंट्रोपी की वैल्यू निकाली, जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और भी तरह की एंट्रोपी होती है, लेकिन वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन you should revise these and watch at least 2 times to get a better feel and keep writing this. Okay, thank you from my side. So best of luck, study hard and stay healthy. Thank you very much.